हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री चैप्टर 4 क्लास 10th के वीडियो का सेकंड पार्ट। तो अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए क्लिक करिए और पार्ट 1 देख के आइए, क्योंकि उसमें थोड़ा मैंने चैप्टर क्लियर किया है। अब वहाँ आगे से स्टार्ट करूँगा इसमें, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए वीडियो का पार्ट 1 देख के पहले आइए, उसके बाद आप पार्ट 2 कंटिन्यू करिए, क्योंकि तब आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे पर्यावरण संवर्धन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। इससे पहले का जितना चैप्टर था वो हमने आगे पहले पार्ट 1 में देख लिया था, जाइए नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। और उसमें परिस्थितिकी क्या होती है, परिसंस्था क्या होती है, सब मैंने बताया है। आप उसको देखेंगे तो आपको आगे का पूरा समझ जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पर्यावरण संवर्धन। पर्यावरण संवर्धन से आप क्या समझ रहे हैं, यानी हम हमारा जो नेचर है, पर्यावरण है, उसका कैसे संवर्धन कर सकते हैं, कैसे कैसे उसे मतलब ठीक कर सकते हैं, जो हमने अभी तक या तो पर्यावरण में ख़राब किया है या आगे भी करने वाले हैं। तो हमें किस प्रकार से पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए पहले आपका ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, 3-4 क्वेश्चन दिया, 3 दिया, यहाँ बॉक्स दिया है, ये सब मैं आपको पहले ये पढ़ लेता हूँ पैराग्राफ, उसके बाद आपको मतलब जब मैं पढ़ लूँगा, आंसर पता है मुझे, लेकिन अगर अभी मैं आपको बता दूंगा तो वैसा आपको अच्छे से नहीं समझेगा, ठीक है। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित दूषित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, तब पर्यावरण में समाविष्ट अनेक घटकों में असंतुलन का निर्माण होता है, ठीक है। अब पर्यावरण में जो विद्यमान कुछ प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटक हैं, यानी जो मानव ने बनाया है और जो प्रकृति में पहले से ही है, उस कुछ दूषित घटक हैं, यानी उसमें कुछ ख़राब चीज़ है, ठीक है, रासायनिक चीज़ें मिली हुई हैं। ऐसे दूषित घटक जब पर्यावरण को मतलब हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं उसको, ठीक है, तब क्या होता है, पर्यावरण में क्या होता है, अनेक घटकों में असंतुलन का निर्माण हो जाता है। पर्यावरण में जो और अनेक घटक हैं उसमें क्या होता है, असंतुलन का निर्माण हो जाता है, बिगड़ जाता है पूरा सिस्टम, ठीक है। तथा उसका परिणाम उन घटकों के ही मुख्यतः जीवन के अस्तित्व पर होता है। अब हम जैसे मुख्यतः उसके ही अस्तित्व पर होता है, यानी कि जैसे हमें देख लीजिए, हम क्या करते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं और उसका बाद में क्या होता है, हम पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं ना आप। अभी देखिए, आपने कहीं, अब कोई बंदा है, मान लीजिए सड़क पे जा रहा है, किसी ने प्लास्टिक फेंक दिया, कुछ देर बाद आया वहाँ पर किसी ने एक और बॉटल फेंक दिया, और कुछ देर बाद आया किसी ने और कुछ फेंक दिया, और वहाँ से धीरे धीरे क्या हो गया, कचरा पूरा कूड़ा बन गया वहाँ पर, ठीक है। अब सब लोग वहीं कचरा फेंकने लगे, और कुछ देर बाद आके वही लोग क्या बोलेंगे, अरे इंडिया तो कितना गंदा है, ठीक है। ऐसा इंडिया में नहीं, ऐसा हर जगह होता है। अब बहुत जगह कानून में रोक लगा हुआ है, यहाँ कर देंगे तो यहाँ तो कोई मानने ही वाला नहीं है, इंडिया में ऐसा ही होता है यहाँ पर, ठीक है। हमें अपनी भावना बदलनी चाहिए। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संवर्धन। अभी चलिए आधा आधा मैंने पढ़ के आपको समझाया है, ठीक है। अब पर्यावरण पर मुख्य रूप से प्रभाव डालने के दो घटक कौन से हैं, मुख्य रूप से जो प्रभाव डालते हैं प्रकृति में, प्राकृतिक घटक तथा मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक यानी क्या, जो प्रकृति में है, मानव निर्मित क्या, ये आप देखना, अभी मैं आपको ये फिर से बताने वाला हूँ, ठीक है। मानव निर्मित मतलब क्या, जो मानव कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। आज पृथ्वी पर अनेक मानव निर्मित तथा प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रदूषण उनमें से एक मुख्य समस्या है। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का अथवा पदार्थों का प्रदूषणीकरण अर्थात उसका प्रदूषण है। आज पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारा ये जो मानव निर्मित प्राकृतिक घटक हैं, उससे उसका दुष्परिणाम होकर क्या हो रहा है, बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हो रही है। पर्यावरण में एक प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसका सबसे मुख्य समस्या है, ठीक है। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु अथवा पदार्थों का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। सामान्य रूप से किसी वस्तु का दूषितीकरण क्या, मानिए अभी कोई नदी है और उसके अंदर कारखाने से क्या करा जा रहा है, कचरा फेंका जा रहा है और रासायनिक गैसें डाली जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो क्या हो रहा है, उसका दूषितीकरण हो रहा है, यानी वो ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाला अनावश्यक तथा अस्वीकार बदलाव है। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, जो मानव या प्राकृतिक घटनाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं और पर्यावरण पर क्या होता है, उसका डिफरेंट प्रभाव पड़ता है, अनावश्यक होता है, वो पर्यावरण को स्वीकार लायक नहीं होता है, लेकिन हम उसे करते हैं, हमारे नेचर को ख़राब करते हैं। अर्थात हवा, पानी, ज़मीन
आदि का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्मों में उसी प्रकार से मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना, मानव जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, जंगल की कटाई, उपयोजित शहरीकरण आदि कारणों से पर्यावरण में क्या होता है, प्रदूषण होता है। जनसंख्या का विस्फोट, देखिए क्या है, जनसंख्या का विस्फोट यानी क्या, तीव्र संख्या में जनसंख्या क्या हो रही है, अभी बढ़ती जा रही है। पहले का कालखंड देखोगे, अभी आगे ग्राफ भी दिया हुआ है कहाँ कितनी जनसंख्या थी और कितने वर्ष में कितनी बढ़ गई। ठीक है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है यानी बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण यानी क्या, अभी क्या हो रहा है, औद्योगिकीकरण ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस हो रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं हर जगह। इससे क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण भी फैल रहा है। प्राकृतिक साधनों के प्राकृतिक साधन जो हैं जैसे कि कोयला, ये सब डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, इसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। हर किसी को आज गाड़ी चाहिए। ठीक है, हर किसी के पास गाड़ी होनी चाहिए। सब सोचते हैं मैं, हर किसी के पास एक गाड़ी तो होती ही है। कोई ज़्यादा बड़ा हुआ भाई ले लिया गाड़ी, ठीक है, तो उसके अंदर जो डीजल पेट्रोल डलते हैं वो सीमित है, 200-300 सालों में वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जंगल की कटाई, अनियोजित शहरीकरण यानी देखिए अभी मुंबई में कुछ ज़्यादा ही लोग रह रहे हैं, कहीं बहुत कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है बहुत ही तीव्र गति से। पर्यावरण क्या हो रहा है, इन सभी के कारण पर्यावरण में फैलते चला जा रहा है। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन मैंने बोला था आपको पहले ये बता देता हूँ। पर्यावरण पर कौन कौन से घटक जो हैं प्रभाव डालते हैं और कैसे डालते हैं। तो पर्यावरण पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं, मैंने अभी ऊपर पर्यावरण पढ़ा था चैप्टर में, क्या था, पर्यावरण पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटक क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। प्राकृतिक घटक कौन कौन से होते हैं, जलवायु में परिवर्तन लाने वाले। प्राकृतिक घटक यानी क्या, जलवायु में परिवर्तन, आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं इत्यादि पर्यावरण पर क्या करते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले परिवर्तनों से क्या होता है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा पर्यावरण की भोजन श्रृंखला तथा भोजन जाल की अंतर्क्रिया में क्या होता है, बाधित हो जाती है, बंद हो जाती है। मानव निर्मित घटकों से पर्यावरण की क्या होता है, मानव निर्मित जो घटक हैं, कौन कौन से घटक पहले प्रभाव डालते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक बता दिया मैंने। मानव निर्मित घटक क्या करते हैं, पर्यावरण को कुछ ज़्यादा ही हानि पहुंचाते हैं, अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण जो उत्पन्न होने वाले प्रदूषण होते हैं, शहरीकरण, वन्य जानवरों का जो शिकार किया जाता है, बांध, रोड, पुल बनाते हैं इत्यादि इमारतें खड़ी करते हैं, उससे क्या होता है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण पर प्रभाव कैसे डालते हैं, इस प्रकार से डाला जाता है। ये सब जो शहरीकरण, वन्य प्रकार का वो करना, शिकार करना, इससे क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे यही प्रभाव पड़ता है। और कैसे पड़ता है, उनका जो शिकार किया जाता है वैसे ही प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। ठीक है, पर्यावरण में भक्षकों, अब दूसरा देखते हैं, पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि होती गई तो क्या होगा। भक्षक, पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में वृद्धि होती गई तो क्या होगा। भक्षक यानी क्या, जो सिर्फ खाता है, जैसे अभी शेर भेड़ को खाता है मान लीजिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो भक्षक हो गया शेर। ठीक है, अब हम रोटी खाते हैं तो हम भक्षक हो गए उसके। ठीक है, पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि होती गई तो क्या होगा, यदि पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि होती गई तो क्या होगा, भक्षकों की संख्या में लगातार कमी होती आएगी। भक्षकों की संख्या में वृद्धि होती गई तो क्या होगा, जो भक्ष्य हैं यानी जो भक्षक में यानी क्या, जो खाता है, भक्ष्य यानी क्या, जिसको खाया जाता है। ठीक है, अब उसकी संख्या में, भक्ष्य की संख्या में क्या होगी, लगातार कमी आती जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई भक्षक तो ज़्यादा हो रहे हैं ना, अब उनको खाने के लिए खाना भी चाहिए। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जो भक्ष्य होते हैं वो कम होते जाएंगे। इस कारण भोजन न मिलने के कारण भक्षकों की संख्या में भी बाद में क्या होगा, कमी आने लग जाएगी। ठीक है, इसका आंसर यह है। थर्ड वाला क्या है, नदी के किनारे पट्टी भागों में बड़े बड़े कारखानों स्थापित किए गए तो नदी पर परिसंस्था पर उसका क्या परिणाम होगा। नदी किनारे पट्टी पर अगर बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर दिए गए तो क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, नदी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक गैस छोड़ी जाएगी, रासायनिक पदार्थ छोड़े जाएंगे। उससे क्या होगा, वहाँ पर जो जीव रहते हैं वो क्या करेंगे, उनकी सतत मृत्यु हो जाएगी और नदी का पानी दूषित हो जाएगा और वो पीने योग्य भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाला ये तालिका देखिए। ठीक है, पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन से हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक कौन से हैं, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और ये जंगल का दावानल, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटक है। और जंगल तोड़ना,
और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाना, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों का उपयोग करना, ठीक है, आतंकवाद, ये सब क्या है, मानव निर्मित घटक है। इससे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, ठीक है। बाजू में क्या है, पृथ्वी प्रत्येक, अब ये देखिए बाजू वाला नीला वाला बॉक्स, पृथ्वी प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है, परंतु किसी का भी लालच पूर्ण करने में नहीं। प्रकृति हमारी क्या होती है, सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, परंतु अगर किसी को किसी चीज़ का लालच है तो वो पूरा करने में हमारी पृथ्वी समर्थ नहीं है, ऐसा महात्मा जी का कहना था, ठीक है। ये पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण के प्रकार बताइए। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से कौन से होते हैं? जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और वायु प्रदूषण। लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन कौन से हो सकते हैं, आप अपने मन से बताइए। जैसे प्लास्टिक प्रदूषण हो सकता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो सकता है। रेडियोधर्मी क्या, जैसे हम लोग मान लीजिए सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें जब ओजोन परत को हम ख़राब करते हैं विभिन्न प्रकार के धुएँ फैला के, तो उससे क्या होता है, और अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है वो पृथ्वी पर डायरेक्टली आने लगती है, उससे हमें बहुत हानि पहुंचती है। इसे क्या कह सकते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण हो गया, ये सब क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार है। प्राकृतिक प्रदूषण तथा मानव निर्मित, दूसरा वाला देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण तथा मानव निर्मित प्रदूषण क्या है। प्राकृतिक स्रोत तथा प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण कहते हैं। मानव गतिविधियों द्वारा जो होता है, क्रियाकलापों द्वारा प्रदूषण, उसे क्या कहते हैं, मानवीय प्रदूषण कहते हैं। सीधा सा आंसर है इसका, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला, ठीक है। प्रदूषण यह अत्यंत व्यापक संकल्पना है, हमें हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी भूमि, ऊष्मीय प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह सजीवों तथा उनके अस्तित्व पर होता है और इसी से आज पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यकता निर्माण हुई है, ठीक है। यानी हम जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाते हैं, विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का उपयोग किया जाता है आतंकवादियों द्वारा, उससे क्या होता है, बारूद जैसे फोड़ दो कहीं पे, अब जैसे परमाणु बम गिरा था जापान पर, अमेरिका द्वारा गिराया गया था, उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल जाते हैं और जो अन्य सजीव होते हैं उनका भी जीवन क्या होता है, अस्तित्व उनका खतरे में आ जाता है, ठीक है। उनके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दिल्ली में देख लीजिए कितना प्रदूषण फैल गया है, वहाँ पर बिना मास्क लगाए बाहर जाना मुश्किल हो गया है, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वहाँ फैले हैं। ये देखिए तालिका, ये तालिका में कुछ नहीं दिया गया, ये देखिए मैंने यहाँ पर फिल करके रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको घटक, स्रोत, परिणाम और क्या बताया गया है, उपाय योजना, यानी कि पर्यावरण, देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण। हवा प्रदूषण यानी क्या, उसके घटक कौन से हैं, हवा प्रदूषण में जो प्रदूषण होता है उसके घटक कौन से हैं। स्रोत यानी क्या, वो कहाँ से होता है। परिणाम यानी क्या, उसके क्या परिणाम पड़ते हैं मानवीय जीवन या सजीव के जीवन पर। और उपाय योजना मतलब आप उसकी क्या उपाय देंगे, ठीक है। अब इतना बड़ा मतलब पढ़ के बनाना मतलब बहुत आसान है, आप बस एक बार देख ले, मैंने फिल करके तो दे ही दिया है, बस आपको देख लेना। उपाय योजना आपको खुद से लिखना, मैंने इसलिए नहीं लिखा, खुद से लिखना उसको, ठीक है। ज़्यादा जगह भी वहाँ नहीं है इसलिए लिख नहीं सकता, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है उधर, आपको बस याद कर लेना है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार का प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है वो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित ये दोनों हो सकता है, ठीक है। रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है विकिरण, उसके विकिरण के कारण क्या होता है, बाहर निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरण यानी क्या, वो समझ लीजिए बहुत हार्मफुल होते हैं वो किरणें, हमें मतलब मुश्किल में डाल देती है वो, और हमें विभिन्न प्रकार की उससे हानियाँ होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये याद रख लेना, अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है। इंफ्रारेड किरण ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक है। अब जैसे आपको ये देखिए क्या लिखा है, इंफ्रारेड किरणें, ये क्या है, प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषण है। अब इसके ऊपर प्रदूषक है, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक कौन से किरणों को कहते हैं, तो क्या आप लिखेंगे इंफ्रारेड किरण, ठीक है, ये याद भी कर लेना। तथा एक्सरे, अब एक्सरे से क्या होता है, एक्सरे से भी क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। अणु भट्टियों से निकलने वाली किरणें, ये मानव निर्मित अणु भट्टियों यानी कि आप देखिए जैसे बहुत सारे रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं मिसाइल्स की, ठीक है, उससे क्या होती है, विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती है। विश्व में अब तक चेरनोबिल, विंडस्केल और 3 माइल आइलैंड,
इस प्रकार की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं क्या हो सकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। इन घटनाओं के कारण क्या होता है, हजारों व्यक्तियों दीर्घ समय तक प्रभावित हुए। अब चेरनोबिल जहाँ पर क्या हुआ था, विषैली गैस वो हो गई थी, रिसीव हो मतलब रिसाव हो गया था उस गैस का, ठीक है। और उसके क्या पता कितने मतलब एक्टर, मुझे पता नहीं है, मतलब उतने दूर में कोई भी जीव का जीवन ही नहीं बचा मतलब वहाँ से सबको हटा दिया गया। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी वहाँ नहीं जी पाए, और या कोई होता भी है तो आनुवांशिक बदल हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। इन घटनाओं के कारण हजारों व्यक्तियों दीर्घ समय तक प्रभावित हुए। रेडियोधर्मी प्रदूषक के निम्न प्रकार हैं, ठीक है। निम्न प्रकार हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण से क्या क्या हानि होती है, ठीक है। एक्सरे से क्या हो, एक्सरे के कारण क्या होता है, अनितल किरणों के कारण कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, शरीर में ऊतकों का नाश होता है। तीसरा क्या है, जनुकीय परिवर्तन होता है। ये सब रेडियोधर्मी प्रदूषण का क्या है, दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर। जनुकीय परिवर्तन क्या नहीं, क्या जैसे किसी का अब जापान में देख लीजिए, जहाँ वो परमाणु बम गिरा था, वहाँ पे भी यार लोग थोड़े अजीब अजीब टाइप के होते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जनुकीय परिवर्तन, यानी आँख बड़ी हो जाना, कुछ चीज़ मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जाना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा दिखना, अजीब टाइप का दिखना, इसे क्या कहते हैं, जनुकीय परिवर्तन कहते हैं। चौथा क्या है, दृष्टि पर हानिकारक प्रभाव पड़ना। दृष्टि यानी क्या, आँख पर, आँख से कम दिखाई देना, ऐसा, इससे क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। पर्यावरण संवर्धन की हमें आवश्यकता क्यों है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण की संवर्धन करने की आवश्यकता हमें क्यों है। अभी अपने को बिना पढ़े देखिए, जैसे मैं थोड़ा बताता हूँ, आप भी उतना लिख सकते हैं। पर्यावरण संवर्धन हमें क्यों करना चाहिए। पर्यावरण संवर्धन से हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा, हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके लिए, उसके भी हम क्या कर सकते हैं, सशक्त भविष्य प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और पर्यावरण से क्या होगा, हमारी श्वसन क्रिया, हमारा व्यक्तिगत जीवन, वातावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। उससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालेंगी, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा पढ़ के भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संवर्धन से संबंधित नियम सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों का अधिक मात्रा में सहयोग अपेक्षित है। यदि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन यह एक प्रभावी जन आंदोलन हुआ तो ही पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यानी क्या, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए अगर सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर आएंगे तभी क्या होगा, इसका हल निकाला जा सकता है, अन्यथा इसका निवारण करना संभव नहीं है। इसके लिए बाल्य अवस्था से ही बच्चों को क्या करना चाहिए, पर्यावरण के विषय में जानकारी देनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बस ABCD पढ़ाया जाता है, स्किल सिखाया नहीं जाता, ओनली रट्टा मारना सिखाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चों को स्किल सिखानी चाहिए, या पर्यावरण के विषय में जानकारी देनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के हमारे, ठीक है। लेकिन उसके बारे में नहीं जानकारी दिया जाता, बच्चों को सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है बचपन से ही। अपनापन, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। अभी तभी आने वाली कल की पीढ़ी पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने वाली होगी। यानी हम बचपन से ही किसी को बताएंगे। अब जैसे अब हमारी पीढ़ी आ चुकी है, अब हम अपने बच्चों को अगर सिखाएंगे तो क्या होगा, वह बचपन से अगर उन्हें सिखाएंगे पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को इधर उधर खा के नहीं फेंक देना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर उन बच्चों की आदत, कुछ लोग ऐसी सड़कों पर भी कुछ फेंक देते हैं, तो यानी क्या, उन्हें सिखाया नहीं गया ना, इसीलिए। अर्थात ये सब सादे करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जनजागृति होना आवश्यक है। यानी क्या, स्कूलों में इसके बारे में बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आज विश्व के सभी विकसित, विकसनशील तथा अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार किया है, ठीक है। उस दृष्टिकोण के अनेक प्रयत्न हैं। इन राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की है तथा उसके लिए आवश्यक कानून भी बनाए हैं। पर्यावरण संवर्धन के लिए क्या क्या है, अपनी रणनीति बनाई है और उसके लिए कानून भी बनाए हैं, ठीक है, ताकि कोई उसको तोड़ ना सके और गलत कार्य कुछ ना करे। जैसे कि अभी बहुत देशों में कहीं पे भी कचरा फेंकने पर पाबंदी लगी गई है, उस पर टैक्स लगाया गया है, यानी आप इतना फेंकोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है। इतिहास के पन्नों से पढ़ते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNO स्टॉकहोम यहाँ आयोजित मानवीय पर्यावरणीय परिषद में पहली बार पर्यावरण विषय की समस्या पर चर्चा की गई। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की स्थापना की गई। बाद में भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा पर्यावरण सूत्रीकरण समिति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। 1985 से पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण कार्यक्रमों का नियोजन, प्रवाह एवं प्रवर्तन
तथा प्रबोधन करने का कार्य कर रहे हैं। यानी क्या हुआ, 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएनओ स्टॉकहोम योजना का आयोजित किया गया मानवीय पर्यावरण की परिषद में मानवीय जो पर्यावरणीय समस्याओं को दूर किया जा सके, इसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, ठीक है। और हमारे देश में भी 1985 से पर्यावरण और वन मंत्रालय क्या है, यहाँ वन का संवर्धन और विभिन्न प्रकार की बातों का जिक्र किया जाता है, उसे वन मंत्रालय कहते हैं, ठीक है। 1985 में पर्यावरण के विभिन्न विषय में हमारे देश में सोचा गया और उसके ऊपर कानून बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता केवल प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक मानव निर्मित समस्या को निराकरण करने हेतु और आने वाली अगली पीढ़ी को उत्तम और शाश्वत जीवन देने के लिए, जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने के लिए, प्रदूषण मुक्त हवा, जल तथा भूमि बनाए रखने के लिए तथा उसे संभालने के लिए, प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधताओं का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं पर्यावरण संवर्धन में हमारी सामाजिक जवाबदारी क्या होनी चाहिए, यानी पर्यावरण को संवर्धन करने के लिए हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण तथा मानव। देखिए मैं आपको ऐसा समझा सकता हूँ शॉर्ट में, लेकिन पहले मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको जो मेन चैप्टर में जो दिया है वो आए, क्योंकि बोर्ड पेपर में ऐसा आप कुछ भी नहीं ले सकते ना, अपने मन से समझ में आ रहा है हमें, लेकिन अभी क्या करना है, हमें बुक में से लिखना है, ठीक है। पर्यावरण तथा मानव, इनका संबंध मानव के अस्तित्व के समय से ही है। पर्यावरण जो है और उसका और हमारा संबंध क्या है, जब से हमारा अस्तित्व आया है तब से हम पर्यावरण और हमारा क्या है, अटूट संबंध बना रहा है, ठीक है। पर्यावरण पर मनुष्य के कदम उसके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े। पर्यावरण पर मानव का कदम क्या हुआ, प्रकृति जब यानी पर्यावरण बहुत पहले से आ गया था, उसके बहुत लंबे समय बाद क्या हुआ, हम आए प्रकृति में, ठीक है, पर्यावरण में। मनुष्य ने धरती पर अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, इन मूल्यों के आधार पर अन्य जीवों की अपेक्षा अपना स्थान श्रेष्ठ बनाया। अपनी बुद्धि, स्मरण शक्ति, कल्पना और शक्ति के बल पर मनुष्य ने क्या किया, अन्य जो जीव हैं उनकी अपेक्षा में अपना जीवन क्या स्तर बनाया, श्रेष्ठ स्तर बनाया अपने जीवन का। अपने मूल्यों के आधार पर उनसे प्रकृति एवं अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मनुष्य ने मानव को जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन और संपत्ति दी, उस साधन संपत्ति का भरपूर उपयोग किया गया है, ठीक है। प्रकृति ने मानव को जो संपत्ति दी, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन दिए, पानी पीने के लिए पानी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब साधन ही तो है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, हमें वरदान में दिया गया है, ठीक है। उस साधन का क्या किया है, मानव ने भरपूर उपयोग किया। सुखी समृद्ध जीवन जीने के लालच में वह प्रकृति से जितना ले सकता था उतना लेता रहा। मानव ने क्या किया, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, यानी अच्छा जीवन मैं उसे नहीं कहूँगा, यानी कि लालच के उसमें, लोभ में क्या किया, प्रकृति से जितना कुछ भी मिला लेते गया, बस प्रकृति को दिया कुछ नहीं था। इसी स्वयं के प्रकृति विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण का क्या किया, नाश होने की शुरुआत हुई और इसी से पर्यावरणीय समस्या में वृद्धि होने लगी। इससे एक बात हमें ध्यान में आती है, अर्थात वह आज पर्यावरण संतुलन में मानव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने का काम यदि मनुष्य ने किया है तो उसको संरक्षण एवं संवर्धन करने का काम भी वही कर सकता है। यानी हमने जो बर्बाद किया है, अब हमें वह अच्छा करना चाहिए, उस पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहिए। हमें जो पर्यावरण से क्या किया है, बर्बाद भी हम ही नहीं किया है। अब हम सुधार भी कौन, मनुष्य सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ प्राणी पूरे पृथ्वी पर मनुष्य ही है। अगर वो बर्बाद कर सकता है तो सुधार भी सकता है। अब जैसे लॉकडाउन देखिए लग गया है, मैं तो कहूँगा लॉकडाउन काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि बाहर की अगर आप प्रकृति देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है अब हमारे समय में, ठीक है। काफ़ी ऊपर, जहाँ पे ऊपर देखने पे तारे नहीं दिखते थे मुंबई जैसे क्षेत्र में, और वहाँ अभी देखेंगे आप तो कुछ कुछ तारे आपको दिखाई देते हैं। इससे मेरे को तो लगता है कि लॉकडाउन काफ़ी अच्छा है। हमारे द्वारा की जाने वाली ये कृति यह पर्यावरण के लिए घातक होगी। सामान्यतः यह बात साधारण लोगों को मालूम ही नहीं होती और अनजाने में कुछ भी घटनाएं घटित होती रहती है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तितलियाँ पर्यावरण संतुलन में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान करती है? तितलियाँ पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में कौन सा वो करती है, योगदान प्रदान करती है? तितलियाँ जो होती है, फूलों का जो परागकण होता है, परागी भवन होता है, उस प्रक्रिया में भाग लेती है। इस कारण क्या होता है, वनस्पतियों में प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और पूरी होती है। प्रकृति में वनस्पति की संख्या में वृद्धि होती है। तितली क्या करती है, प्रजनन की क्रिया तितली द्वारा समाप्त की जाती है जब, तो प्रकृति में क्या होता है,
प्रकृति में वनस्पति की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होती है। तितलियाँ प्रकृति के अनेक अपतरण वनस्पतियों का भोजन के रूप में उपयोग करती है। तितलियाँ अनेक कीटकों को भक्ष्य के रूप में सेवन कर लेती है। रंग बिरंगी तितलियाँ के कारण आसपास का परिसर क्या होता है, प्रसन्नता से भर जाता है, मधुरता एक आ जाती है पूरी प्रकृति में, ठीक है। तितलियों के कारण जिस परिसर में तितलियाँ पाई जाती है वहाँ का पर्यावरण संतुलन अच्छा होता है, संतुलित होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो आगे का है हम वो वीडियो के पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 10th से संबंधित सभी प्रकार के सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।